हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा चल रही है, ठीक है। और आज उस परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 3 और पेपर 4 का पेपर है, ठीक है। पेपर 3 का पेपर अभी खत्म हुआ जस्ट 12 बजे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पेपर में यूपीएससी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे थे और वो सिलेबस के किस भाग से आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि सिंपल जो निर्देश दिए रहते हैं वो निर्देश दिए हुए हैं कि जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक है वो 150 शब्दों में है और इनका जो मार्क्स है वो 10 अंक का रहता है, ठीक है। शुरू के जो 10 प्रश्न होते हैं वो 150 शब्दों में लिखने रहते हैं और उनके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 10 अंक, ठीक है। 11 से 20 तक के जो प्रश्न है उनको 250 शब्दों में लिखना रहता है और उनके मार्क्स होते हैं 15। इस प्रकार अगर हम प्रश्नों की बात करें तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है। पहला प्रश्न जो था वो था कि समावेशी समृद्धि, ठीक है, एंड संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी समया के विषयों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, समझिए यहाँ पर अब बहुत से लोगों को इसका हिंदी समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको करना क्या रहता है कि पेपर का इंग्लिश पढ़ना रहता है। प्रश्न इंग्लिश में क्या दिया हुआ है तो हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि एक्सप्लेन इंट्राजेनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल इशूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है आपका प्रश्न। अब समझिए ध्यान से कि एक बेसिक प्रश्न है, ठीक है। और अगर देखिए मैं यहां पर आपको जीएस पेपर 3 का बात बताऊं तो जीएस पेपर 3 जो है वो मुख्य रूप से 5 टॉपिक में डिवाइडेड है, ठीक है। उसका जो पूरा सिलेबस है वो 5 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें से कि जो पहला भाग है वो है प्रौद्योगिकी, ठीक है। ध्यान समझिए, पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है आर्थिक विकास, उसके बाद आपका आता है जैव विविधता और पर्यावरण, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ठीक है। एक आता है सुरक्षा और एक आता है आपदा प्रबंधन। तो ये पूरा 5 भाग में आपका जो है जीएस पेपर 3 डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो हमारा पहला प्रश्न था हमने देखा, ये पहला प्रश्न सिंपल रूप से आर्थिक विकास से आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि संभाव्य जीडीपी को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने जीडीपी को साकार करने से रोकते हैं, संभाव्य जीडीपी जो है उसको साकार करने से रोकते हैं। तो देखिए, ये भी बेसिक प्रश्न है, आर्थिक विकास का प्रश्न है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जीडीपी के बारे में प्रश्न दिया हुआ है। यह पूछा है कि जो भारत की संभाव्य जीडीपी है वो कैसे डिफाइन होती है, कैसे परिभाषित होती है और उसको साकार करने में भारत के सामने जो समस्याएं आ रही हैं आपको उसके बारे में लिखना है। 150 शब्दों का प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, वो क्या है? सबसे बेसिक है, ठीक है। और आर्थिक विकास में कृषि एक टॉपिक आता है, तो वहां पर यह प्रश्न दिया हुआ है, टॉपिक है। प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं, ठीक है। बेसिक प्रश्न है और अगर आप लोग बेसिक चीजें पढ़े हुए हैं तो इसका आंसर सही से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उनकी चुनौतियां क्या है। देखिए, आपको यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले बताना होगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में 2 से 3 लाइन में भूमिका लिखनी होगी। उसके बाद चुनौतियां क्या दी हुई हैं, चुनौतियां क्या उत्पन्न है इसके सामने और अवसर क्या क्या है। अर्थात भारत अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात कितना कर सकता है, कैसे कर सकता है, या फिर यह जो सेक्टर है यह भारत में कुपोषण या फिर भूख की समस्याओं से लड़ने में कैसे सक्षम है, इसके बारे में प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। देखिए समझिए बात को कि जो भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी एक योजना है कि 2022 तक, जब भारत का आजादी का 75वां वर्ष पूरा होगा, तब तक किसानों की आय को दोगुनी करने का। तो प्रश्न जो है उससे संबंधित है, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद भी रहती है कि ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे जो कि किसानों अथवा कृषि से संबंधित होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। यहां पर बेसिक प्रश्न है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। और नैनो टेक्नोलॉजी जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में दोनों में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और वो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ चुकी है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है। समझिए बात को कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में पूछा हुआ है कि नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे सहायक है, यहां पर आपको उसके बारे में उत्तर देना है, ठीक है। और देखिए ये सिमिलरली एक टॉपिक प्रश्न आया था जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित था और स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में उसमें प्रश्न था जो कि प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ था, ठीक है। तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं। और कोविड का टाइम चल रहा है तो उससे में भी जो स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में प्रश्न है
इसका यहां पर भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 6 है वो क्या है कि विज्ञान, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है लेकिन बेसिक है। प्रश्न क्या है कि विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है, था जो साइंस है वो हमारे जिंदगी में, हमारे दिनचर्या में कैसे शामिल हो चुका है उसके बारे में दिया है। फिर कह रहा है कि विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियां, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं, वो कृषि में अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं, जो इनके द्वारा, साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं वो क्या है, और उनके बारे में आपको यहां पर टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो प्रश्न ये है। अगला प्रश्न क्या है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA, ठीक है, इसकी अधिसूचना 2006 में जारी हुई थी। अभी हाल ही में सरकार जो है इसके प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए एक अधिसूचना लेकर के आई थी, जो कि बहुत विवादों में रहा और हाई कोर्ट में भी केस हुआ था इसके बारे में, ठीक है। तो प्रश्न वहीं से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि EIA अधिसूचना 2020 का जो प्रारूप मौजूदा है, जो प्रारूप है वो मौजूदा EIA अधिसूचना 2006 से कैसे भिन्न है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अभी सरकार ने किया क्या कि सरकार ने पहले तो देखिए, किसी भी विधेयक को बनाने के लिए सरकार क्या करती है, जनता के सामने उस विधेयक के प्रारूप को रखती है ताकि जनता की राय ली जा सके। यहां पर सरकार ने जो जनता के सामने उस प्रारूप को रखा जाना चाहिए था उसकी अवधि को अचानक से कम कर दिया, ठीक है। पहली बात ये की। दूसरा बात क्या किया कि इसमें कुछ ऐसे टर्म डिफाइन किए गए ना जो कि बहुत ही विवादास्पद रहे। जैसे कि एक टर्म डिफाइन किया इसने रणनीतिक, अर्थात कह रहा है कि अगर कोई रणनीतिक परियोजना चल रही है तो वहां पर इसकी परियोजना के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और जो अधिसूचना मतलब EIA अधिसूचना के तहत जो भी इसका मूल्यांकन किया जाएगा उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। तो समझिए बात को आप, रणनीतिक परियोजना के नाम पर सरकार किसी भी परियोजना को परमिशन दे सकती है और पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार ने एक बॉर्डर क्षेत्र डिफाइन किया है जो कि 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, और उसमें यह कहा है कि 100 किलोमीटर तक के अंदर के क्षेत्र जो होंगे बॉर्डर से लगे हुए, वहां पर ऐसी परियोजनाओं को परमिशन दे दी जाएगी। अब देखिए, अगर 100 किलोमीटर की मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा भाग इस क्षेत्र में शामिल हो जाएगा बॉर्डर एरिया के अंतर्गत, ठीक है। और इससे क्या होगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा जैव विविधता का क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वहां पर पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो यह जो विवाद था पूरा यह था, और प्रश्न उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या उसको देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा, ठीक है। देखिए, यह जल संरक्षण, जल सुरक्षा जो है बहुत समय से मुद्दा बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि भारत के कई शहरों में जल की बहुत समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मात्रा में जल की कमी देखने को मिलेगी। तो प्रश्न वहां से है, प्रश्न है कि जल संरक्षण, अच्छा देखिए, यह जो प्रश्न है यह आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लाया जा सकता है, ठीक है। आप इसको आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मान सकते हैं। तो यह प्रश्न है कि जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान जो भी हाल ही में सरकार ने शुरू किया है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। यह प्रश्न भी देखिए एकदम बेसिक है, डायरेक्ट कोई परियोजना स्कीम दी हुई है इसके बारे में आपको विशेषता बतानी है, ठीक है। प्रश्न यहां पर समाप्त हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है कि साइबर अपराध, जो साइबर क्राइम है, के विभिन्न प्रकारों, उसके आप विभिन्न प्रकार बताइए, कौन कौन से प्रकार हैं, और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए कि कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। सरकार कौन कौन से उपाय कर चुकी है वो एक अलग बात है, यहां पर बताना है कि कौन कौन से आवश्यक उपाय हैं जो कि किए जाने चाहिए, ठीक है। यह भी प्रश्न 150 शब्दों में आप देखिए यहां से। अगला प्रश्न जो है जो कि 150 शब्दों का लास्टवां प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। देखिए, कह रहा है कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर हिंसावादियों को जो स्थानीय समर्थन प्राप्त होता है उसके बारे में क्या किया जाए, सरकार कैसे प्रयास करे या फिर कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, प्रश्न उससे संबंधित है। और यह जो पूरा प्रश्न है आप इसको आंतरिक सुरक्षा अथवा भारत की सुरक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यह भी जीएस पेपर 3 का सिलेबस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध, ठीक है, तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो प्रश्न है यह प्रश्न मतलब बेसिक आर्थिक विकास से संबंधित है, तो आप इसको वहां से टॉपिक कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जो अगला प्रश्न है,
ठीक है, जो कि जीएसटी से है। प्रश्न क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कोविड-19 ने, देखिए यहाँ पर कोविड का दौर है, तो मैंने कहा कि ज्यादातर प्रश्न जो है जिसको करंट अफेयर से जोड़ने के लिए कोविड का सहारा लिया गया है, और ऐसे हमने पिछले पेपर में भी देखा था, वहां भी प्रश्न आए हुए थे, और यहाँ भी ऐसे 2-3 प्रश्न मैंने अभी देखे हैं जो कि इस पेपर में कोविड-19 से संबंधित आए हुए हैं। प्रश्न क्या है कि कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन फंड को प्रभावित और नए संगीत तनावों को उत्पन्न किया। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कंपोजिशन फंड देने से मना कर दिया, कह रहा कि हमारे पास फंड नहीं है, तो उससे कौन से तनाव उत्पन्न हुए, कौन से संघवादी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसके बारे में यह प्रश्न दिया हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए, सॉरी दोस्तों, यही समस्या हो जाती है यहां पर कभी कभी बीच बीच में, ठीक है, बट चलिए हम फिर से पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है, प्रश्न है कि धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है, इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन चुकी है। ठीक है, कृषि से संबंधित प्रश्न है, आर्थिक विकास के अंतर्गत आप यहां पर इसको ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। देखिए यह जो प्रश्न है यह आप पर्यावरण अथवा जैव विविधता वाला जो पोर्शन है सिलेबस का उसके अंतर्गत शामिल होता है। और प्रश्न दिया हुआ है रिक्तीकरण परिदृश्य। देखिए ये जो टर्म वो यूज किया ना यहाँ पर, रिक्तीकरण परिदृश्य, इसका बहुत से लोगों को हिंदी ही नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को क्या आवश्यकता है इसका इंग्लिश देखने की। कह रहा है डिप्लेटिंग सिनेरियो, अर्थात जो जल की कमी का जो लगातार एक घटनाक्रम परिदृश्य हमको देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाना है और उसके बारे में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है जो कि कोविड-19 से संबंधित है, फिर से देखिए ध्यान समझिएगा। प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायता प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई उसका एक विवरण दीजिए। अर्थात कि कोविड-19 के समय जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस है, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, और ये जो प्रयोग हुआ है इसने कैसे प्रगति की और कैसे पूरा खोज की गई है, इसके बारे में टिप्पणी करना है आपको। और यहाँ पर देखिए आप क्या बता सकते हैं, जैसे कि कई रोबोट बनाए गए रेलवे के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, और उन रोबोट के माध्यम से जो पेशेंट होते हैं कोविड पेशेंट, उनकी देखभाल, उन तक सामान पहुंचाने का काम करने के लिए ये सब चीज़ें शुरुआत की गई हैं। तो यह प्रश्न आप वहां से लिंक कर सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केस स्टडी डाल सकते हैं कि कहाँ पर डीआरडीओ ने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, कौन से मशीन बनाई, कौन से रोबोट बनाए, उनको आप शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए यह प्रश्न पर्यावरण का है। ठीक है, और प्रश्न है कि इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है। मैंने आपको अगर याद होगा तो जीएस पेपर 1 जो 2020 में भी आया हुआ है, ठीक है, उसमें भी एक प्रश्न आया हुआ था भूगोल में, जिसमें कह रहा था कि सौर ऊर्जा के बारे में प्रश्न था, उनका संभावित क्षेत्रों के बारे में प्रश्न दिया था। यहां भी देखिए सौर ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न आया है। प्रश्न है कि पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत, जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उनके विपरीत सौर ऊर्जा के माध्यम से जो विद्युत उत्पादन है उनके लाभ बताने हैं आपको, और बताना कि सरकार ने कौन कौन सी पहल की है। यहां पर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यहां पर आप सोलर ट्री के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है कि सोलर ट्री कोणार्क और दुर्गापुर में लगाया गया है। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी, जो कि पर्यावरण संबंधित एक टॉपिक है, कि प्रमुख विशेषताएं क्या है, सीधे विशेषता बतानी है। अच्छा देखिए विशेषता बताएंगे, यहां पर आपको कुछ समस्याएं बतानी पड़ेंगी, कुछ चुनौतियां बतानी पड़ेंगी, और उनका फिर निष्कर्ष में आपको एक समाधान के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यह जो पूरा स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का, वो देखिए आंसर राइटिंग के बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर में जरा भी समस्या आती है तो आप हमारा जो सृजन का बैच है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मैं भी उसे कुछ सैंपल पेपर आपको दिखाऊंगा आगे। तब तक अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आपदा प्रबंधन की बात कर रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, यह टॉपिक एग्जैक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो सिलेबस है उसको डिकोड करने का प्रयास करिए, कि सिलेबस के जितने पोर्शन दिए हुए हैं हम सिलेबस के पोर्शन के हिसाब से कैसे अपनी तैयारी करें। सिलेबस के एक एक पॉइंट को पकड़िए, सिलेबस देखिए, उसके फिर पॉइंट को सर्च करिए, गूगल करिए, बुक से पढ़िए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे उसको पढ़ने का
प्रयास करिए। तो आपके पढ़ने का पूरा पैटर्न इस प्रकार से होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं और प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए। यह जो प्रश्न है ये पूर्वी भाग के बारे में है, ठीक है, ईस्टर्न पोर्शन के बारे में, जहां पर वामपंथी उग्रवाद देखने को मिल रहा है। और प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रेटजी को यहां पर अपनाना चाहिए। तो यह प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित, आप यहां पर इस टॉपिक को देख सकते हैं। जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या है, आंतरिक सुरक्षा संबंधित एक और प्रश्न है। यहां पर प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 जो बॉर्डर एरियाज है भारत के, ठीक है, उन सीमाओं पर सीमा पर अपराधों को विश्लेषण करना है। जो बॉर्डर क्रॉस जितने भी अपराध हो रहे हैं वहां पर विश्लेषण करना है और बताना है कि विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में कौन सी भूमिका निभाई गई है। ठीक है, कौन सी भूमिका निभाई गई है अभी तक, इनके बारे में बात करनी। कुछ आपको अपने तरफ से कुछ पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे, कुछ निष्कर्ष बताना पड़ेगा, अच्छा समाधान सहित आगे की राह को देखते हुए। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर है जो कि आज के पेपर में आया हुआ है। और ये देखिए हमने पेपर देख लिया 20 प्रश्न। अब हमको करना क्या है, तो आप समझिए कि पहले तो आपको जो सिलेबस दिया हुआ, जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है यूपीएससी के द्वारा, उस पाठ्यक्रम को आपको डिकोड करना समझना पड़ेगा कि कैसे पाठ्यक्रम के, देखिए पूरा जो पाठ्यक्रम है इसमें 5 मुख्य टॉपिक शामिल हैं, जो कि मैंने पहले बताया था कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये टॉपिक है। इन टॉपिक के अंतर्गत 20 मुख्य बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, जिनका कि मैंने इस सिलेबस को अपलोड कर दिया है ग्रुप पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और उस सिलेबस में एक एक पॉइंट बताया, जैसे कि समावेशी विकास पर प्रश्न आया था आज, आप देखिए समावेशी विकास के बारे में पहले से दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ है प्रश्न। उसके बाद आप आगे देखिए ध्यान से, तो मुख्य फसलों के बारे में प्रश्न है, कृषि के बारे में प्रश्न दिया हुआ है, कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये टॉपिक दिए हुए हैं, एक एक टॉपिक। आपको इन टॉपिक को तैयार करना है। आपने भी देखा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में एक प्रश्न आया था, तो यहां पर देखिए टॉपिक एग्जैक्टली दिया है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो श्रृंखला प्रबंधन और आपूर्ति, इसी संबंधित एक प्रश्न आया था। तो मेरा बस यह कहना कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ये जो पूरा एक टॉपिक है, इस टॉपिक को तैयार करके रखिए। जब आप टॉपिक को तैयार कर रखेंगे अपने पहले से, तो इससे संबंधित अगर कोई नया प्रश्न आएगा तो आप उस उत्तर के बेसिस पर, उस टॉपिक के बेसिस पर अपने नए उत्तर को लिख सकते हैं। तो ऐसी आपकी स्ट्रेटजी पूरी होनी चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, अगला टॉपिक अगर मैं ध्यान से समझाऊं आपको इसमें, तो एक टॉपिक दिया हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी पर एक प्रश्न आया हुआ था। फिर आप नैनो टेक्नोलॉजी, यहां पर देखिए टॉपिक दिया हुआ है एग्जैक्टली। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण, देखिए यहां पर एक टॉपिक है पर्यावरण प्रभाव का आकलन। यही प्रश्न आया था कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। तो आप लोगों को बस यही करना है कि जो टॉपिक है एग्जैक्टली उन टॉपिक के माध्यम से सिलेबस को तैयार करना, सिलेबस को कवर करना, पेपर पूरा तैयार करना पड़ेगा। एक टॉपिक दिया उग्रवाद, आज पेपर में आया था वामपंथी उग्रवाद के बारे में, आप वहां से तैयार करिए। आंतरिक सुरक्षा के बारे में प्रश्न आया हुआ है। फिर कह रहा है संचार नेटवर्क के बारे में, आंतरिक सुरक्षा, यहां पर देखिए साइबर सुरक्षा भी लिखा हुआ है। साइबर सुरक्षा के बारे में हमने देखा भी एक प्रश्न आया था कि साइबर सुरक्षा के बारे में सरकार क्या कर रही है। तो आपको यही करना है कि आपको अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। और जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को पढ़ लेंगे, पूरा पोर्शन पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप लोग जो उत्तर लेखन की तैयारी है उसके लिए कोई एक अच्छी सी रणनीति अपनाइए। और देखिए हमारे द्वारा एक सृजन का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम है इसकी वैसे तो जो मूल्य है वो 1500 रुपये है, जो शुल्क है, लेकिन अभी आज लास्ट दिन है, ठीक है, और इसकी जो मूल्य रखी गई है वो 1200 रुपये रखी गई है। तो आप लोग एटलीस्ट सृजन कार्यक्रम को ज्वाइन करिए। 25 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है, हर दिन आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इनका मॉडल उत्तर दिया जाएगा, प्रश्नों का वीडियो चर्चा की जाएगी और आप लोगों की कॉपी चेक की जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स एग्जाम से पहले एक बार मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है अगर अच्छा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।